गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं। नया रूप रंग, ठीक है, नया सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए आ जाइए देखते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या बोलता है अपार्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कितने लोग नए हैं? 1 2 3 4। ओके, ठीक है। ओके, चलो बिफोर आई स्टार्ट, ठीक है, let me understand what you understand about strategic management. I hope आपने 11th 12th में एक सब्जेक्ट था ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, पढ़ा है उसको? 11th में पढ़ा होगा या 12th में पढ़ा होगा, था यहाँ पे? याद है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे FW टेलर, हेनरी फियोल वगैरह पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है सर? हाँ, अच्छा साइंस है। ओ दैट्स वंडरफुल। चलो साइंस वालों को बिजनेस करना आ जाएगा। ओके, सो दो सब्जेक्ट थे हमारे पास। अगर हम डिस्कस करते, एक था हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बराबर है क्या? एक ये सब्जेक्ट था। और आज जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, सो बिफोर आई स्टार्ट विद माय कॉन्सेप्ट, लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट दीज टू सब्जेक्ट्स। यस, पढ़ा है यार तुम लोगों ने, शांत नहीं बैठ सकते। यस, कम ऑन। वी मैनेज द व्हाट। तो यहां पे जो हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, मतलब हमें इसको मैनेज करने की बात है। सर इसका मतलब क्या होता है फिर? हाँ, तो क्या यहां पे स्ट्रेटेजी को मैनेज करना है, ऐसा बोल रहे हैं हम? यस और नो? एक बात कर रहे हैं साहब, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। और आज हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे साहब? स्ट्रैटेजी को कैसे मैनेज करना। सी, बहुत लोगों को यहां पे मिस इंटरप्रिटेशन होता है साहब कि स्ट्रैटेजी लगा के ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है। हमें सब्जेक्ट में जो पढ़ना है, लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब है स्ट्रैटेजी को लगा के ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना। हर बात समझ में सही भी है वो, बट जो सब्जेक्ट में पढ़ना है, जो सब्जेक्ट में पढ़ना है, हमारा फोकस क्या होना चाहिए साहब? स्ट्रैटेजी को कैसे मैनेज किया जाए, सो दैट हम जब स्ट्रैटेजी लगाए तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेज हो जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने की जिम्मेवारी हमारी इस सब्जेक्ट में नहीं है। हमारी इस सब्जेक्ट में जिम्मेवारी क्या है साहब? कि सही टाइम पे सही रिसोर्स के साथ क्या होना चाहिए? सही स्ट्रैटेजी लग जानी चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या? इस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है कि किस टाइम पे कौन सी स्ट्रैटेजी कौन से सिचुएशन में अप्लाई होनी चाहिए। क्या इसी को हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं? जो स्ट्रैटेजी आज के लिए सही है, जरूरी नहीं है कल सही हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आपने नया बिजनेस लॉन्च किया तो डेफिनेटली जो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए साहब? R&D। करोगे या नहीं करोगे साहब? मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी लगाओगे नहीं तो कैसे मार्केट करना है प्रोडक्ट को। बट अगर यही फर्म साहब 10 साल पुरानी है तो क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं, क्वालिटी स्ट्रैटेजी पे? तो जो स्ट्रैटेजी आज सही है इसका मतलब वो नहीं हमेशा सही रहेगी। बोलो जरा फट से, यस सुनो। कभी कभी हमें क्या खोना पड़ता है? बच के गेम खेलना पड़ता है। जैसे अब हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है एंड जिसके पास रिसोर्स ज्यादा है वो कंटिन्यूसली अटैक कर रहा है, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए साहब? अभी हमारे पास रिसोर्स नहीं तो मैं लड़ नहीं सकता, और लड़ नहीं सकता तो क्या बच सकता हूं साहब? बचना एक अच्छी स्ट्रेटजी है। बोलो जरा बात से, जूडो एंड कराटे, ये तो वर्ड है। कराटे का मतलब क्या होता है साहब? अटैक करना। जूडो का मतलब क्या होता है? डिफेंड करना। करेक्ट। और दोनों भी स्ट्रेटजी क्या अपनी जगह पे सही है? बोलो जरा बात, कैन यू कंपेयर बोथ दीज स्ट्रेटजी विद ईच अदर? नो, क्योंकि साहब हर एक का अपना एक टाइम होता है, अपना एक रिसोर्स होता है। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा? तो इस सब्जेक्ट में जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है साहब? कैसे स्ट्रैटेजी को, बराबर है साहब, बट लगाने के पहले उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या सुनो, कैसे स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करें, कैसे स्ट्रैटेजी को लगाएं और कैसे स्ट्रैटेजी पे काम किया जाए। आ रहा है बात समझ में? हमें काम करना है साहब तो हम ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कर सकते हैं। बोलो जरा फट से, वो हमेशा रिएक्टिव होगा। क्या होगा?
हार गए तो साहब कुछ दूसरा सोचेंगे, अरे साहब ऐसा क्यों सोच रहे, बी प्रोएक्टिव ना, बी प्रोएक्टिव। हारने का टेस्ट नहीं लेना है, हमें कुछ ऐसा प्लान आउट करना है, ऐसे काम करना है जो पहले से ही क्या हो, प्लान्ड हो। बिना प्लानिंग के कोई भी काम नहीं करना है साहब, हर बात समझ में। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी, मतलब सिलेक्शन। वंस यू फॉर्मुलेट यू हैव टू कम ऑन। साथ थ्योरी पढ़ रहे, ध्यान रखना, मैं कॉन्सेप्ट जरूर दूंगा, बट वी हैव टू मोर फोकस ऑन वर्ड्स, क्योंकि हमें लिखना है, कॉन्सेप्ट नहीं, वर्ड्स लिखना है, तो वर्ड्स दिमाग में होना चाहिए। एंड तीसरा क्या साहब, काम करेंगे, मतलब क्या साहब, तो कुछ भी, इवेल्युएट का मतलब क्या बताया था, कंपैरिजन, इवेल्युएशन नहीं, क्या, एग्जीक्यूशन। आ रहा है बात समझ, तीन वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। आ रहा है बात समझ में, नहीं आ रहा है, बट साहब स्ट्रैटेजी तो तब लगेगी जब आपके पास क्या होएगा, इफ बिजनेस चेंज स्ट्रैटेजी चेंज। बोलो जरा फट से। तो स्ट्रैटेजी लगाने के पहले क्या मुझे बिजनेस का नेचर समझना पड़ेगा, बिजनेस का टाइप समझना पड़ेगा। बोलो जरा फट से, यस और नो। और एक बात बताओ, अगर बिजनेस है साहब तो डेफिनेटली वो बिजनेस किसी से इंटरेक्ट कर रहा है, खुद के लिए हम बिजनेस नहीं करते, बात समझना, खुद के लिए बिजनेस नहीं होता है साहब, किसके लिए बिजनेस होता है, दुनिया के लिए बिजनेस होता है। तो दुनिया होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, दुनिया का मतलब क्या है साहब, आ रहा है बात समझ में, बिजनेस हम कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे साहब, हम कर रहे हैं बिजनेस, हम कर रहे हैं। बोलो जरा फट से, यस और नो। तो यहां पे कुछ इंटरनल होंगे, यस और नो, इंटरनल चीजें होंगी, इंटरनल फैक्टर्स होंगे, मैं बोल सकता हूं, इंप्लॉइज हो गया, एसेट्स हो गया, रिसोर्स हो गया, फैसिलिटीज, प्रोसेस हो गया, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, इंटरनल फैक्टर्स। और चूंकि ये बिजनेस किसके लिए किया जा रहा है साहब, तो देयर हैज टू बी, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या, हम बिजनेस कर रहे हैं तो साहब हमारे पास क्या है, एक इंटरनल फैक्टर्स है जिसके थ्रू बिजनेस किया जा रहा है, और जिसके लिए बिजनेस किया जा रहा है, क्या वो भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं है। बोलो जरा फट से, यस और नो। इंप्लॉय क्या है साहब, इंटरनल फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इफ देयर इज नो एम्प्लॉय देयर इज नो बिजनेस, देयर इज नो स्ट्रेटजी। एंड कस्टमर क्या है साहब, एक्सटर्नल फैक्टर, कस्टमर ही नहीं है साहब, एम्प्लॉय रख लिया, क्या कर लिया साहब, क्योंकि आप सेल ही नहीं कर पाओगे इफ देयर इज नो कस्टमर। आ रहा है बात समझ में, नहीं आ रहा है। तो देयर हैज टू बी इंटरनल फैक्टर, देयर हैज टू बी इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर से क्या होता है, इंटरनल, जितना ज्यादा इंटरनल फैक्टर अच्छा होगा, क्या आप उतने मजबूत होंगे साहब। बोलो जरा पार्ट से, यस और नो। तो इंटरनल फैक्टर क्या बताएगा, या तो तुम्हारा, और अगर इंटरनल फैक्टर अच्छा नहीं है तो क्या, बात समझ में आ रहा है साहब। और बताओ, अगर इन्वायरमेंट से कस्टमर आए तो तुम्हारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी। आ रहा है बात समझ में। और अगर साहब कॉम्पिटिटर आ गया तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया साहब, बोलो जरा फट से, यस और नो। तो मुझे समझना पड़ेगा साहब बिजनेस क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, करेक्ट। और साहब एक बात बताओ, बिजनेस तुम इंटरनल फैक्टर लगा के एक्सटर्नल फैक्टर के लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे साहब, बात समझ में आ रहा है क्या, क्यों कर रहे साहब, बिजनेस क्यों कर रहे, प्रॉफिट के लिए कर रहे, बराबर है क्या साहब, सिर्फ प्रॉफिट सफिशिएंट है साहब। तुम कत्ल करके फिर प्रॉफिट कमा लो साहब, चोरी करके प्रॉफिट कमा लो, बोलो जरा फट से। अरे साहब धर्म की बात होगी कि नहीं होगी, एथिक्स की बात होगी या नहीं होगी। टाटा आज के जमाने में सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है, सोचो 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 सोचो। रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी आज अपने लिए बिजनेस कर रहे, अपना जेब भरने के लिए बिजनेस कर रहे। वो क्या लगता है तुमको, अपना जेब भरने के लिए कर रहे, या साहब वो नेशन के लिए कर रहे। रतन टाटा ने इतना कमाया साहब कि अगर अब उसकी 10 पुश्तें भी काम नहीं करेंगी तो भी उनके लिए पैसा कम नहीं पड़ेगा, बोलो जरा यस और नो। फिर भी वो बंदा काम कर रहा है 24/7, किसके लिए, खुद के लिए या नेशन के लिए। तो उसका, बोलो जरा फट से, अगर ये फोकस हटा दूं, ये जो फोकस है उसका वो हटा दूं, क्या वो बिजनेस कर पाएगा। सोचो सोचो यार सोचो, अगर मैं ये फोकस हटा दूं उसका, क्या वो बिजनेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्यों नहीं कर पाएगा साहब, जल्दी बोलो ना। क्योंकि जब आदमी विजन लेस है, उसको यही नहीं पता करना क्यों कर रहे साहब, आप सीए की क्लास क्यों कर रहे, आईटी क्यों कर रहे, इंटरेस्ट है तुम्हारा आईटी में, एसएम में तुम्हारा इंटरेस्ट है इसलिए कर रहे साहब, नहीं मजबूरी है साहब।
मजबूरी है, क्योंकि आईपीसीसी क्लियर होना है ना? सही बात बोल रहा हूं साहब? मतलब अगर मैं ये विजन हटा दूं तुम्हारे दिमाग से, तुम ये क्लास नहीं करोगे। ये क्या कोई भी क्लास नहीं करोगे अगर वो तुम्हारे विजन में शामिल नहीं है। तो बोलो जरा फट से, क्या विजन बनाना पड़ेगा? बिजनेस का अपना एक विजन होता है। रतन टाटा ने जब नैनो कार लॉन्च किया, क्यों लॉन्च किया? क्यों लॉन्च किया बोलो? हाँ, उनका विजन था कि जो मिड स्केल का एम्प्लॉय है वो भी 4 व्हीलर में ट्रेवल कर सके, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं साहब, वो विजन को अचीव करने के लिए वो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। बोलो यस और नो? सही बात बोल रहा हूं? यस। तो कहने का मतलब क्या हो गया? विजन का अपना क्या होता है साहब? सॉरी, बिजनेस का अपना क्या होता है? कम ऑन, विजन बिजनेस का अपना क्या होता है? क्या होता है? आ रहा बात समझ में? और इस विजन को आप सोचते हैं या विजन के लिए करते हो? अच्छे से मेरे सवालों का जवाब देना। आपने जो विजन बनाया वो आपने सिर्फ सोचा या उसके लिए कर रहे क्या? आईटी, एसएम, अकाउंट्स, कॉस्टिंग की क्लास तुम सीए बनने के लिए कर रहे? रुको, आईटी, एसएम, अकाउंट्स, टैक्स की क्लास तुम सीए बनने के लिए कर रहे या आईपीसीसी क्लियर होने के लिए कर रहे? साहब विजन क्या था? आईपीसीसी क्लियर होना तुम्हारा विजन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साहब विजन सोच लिया ना, बात खत्म। मंजिल एक बार सोच लिया, बात खत्म। फोकस रास्ते पे करना है। आईपीसीसी इज अ यार्डस्टिक, इट्स नॉट अ डेस्टिनी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। विजन को हम सिर्फ सोचते हैं, करते किसके लिए साहब? समझ में आ रहा है? सीपीटी क्या है साहब? एक पड़ाव है, एक मिशन है। जब तक सीपीटी वाला मिशन क्लियर नहीं होएगा तब तक आईपीसीसी वाला मिशन अराइज नहीं होएगा, और जब तक आईपीसीसी क्लियर नहीं होएगा सीए के बारे में सोच नहीं सकते। तो साहब आज आप सुबह उठ रहे, इधर पे आ रहे, टाइम पे आ रहे, बुक ले रहे, सब कुछ कर रहे, ये आप ट्रायल एंड एरर बेसिस पे सोच रहे क्या? ये आपने ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ है। क्यों प्लान किया साहब? क्योंकि मुझे ये मिशन अचीव करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। यस नो? सीपीटी का मिशन अलग था, इसलिए उसको क्लियर करने की सोच एक अलग थी। आईपीसीसी का मिशन अलग है। मैं एग्जांपल बोल सकता हूं। सीपीटी में क्या साहब? ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, तो पढ़ने का तरीका बोलो जरा फाट से, चेंज हो जाएगा कि नहीं? आईपीसीसी में क्या साहब? डिस्क्रिप्टिव या ऑब्जेक्टिव? जल्दी बोलो। तो क्या उसके पढ़ने का तरीका चेंज होएगा? बोलो जरा फाट से। तो सोचेंगे हम कुछ भी या ऐसी सोच रखेंगे साहब जिसका कोई तोड़ नहीं? बोलो, जिसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब एक यूनिक थिंकिंग होनी चाहिए, प्री प्लान्ड होना चाहिए, सब कुछ पहले से ही स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए। बोलो जरा फटाफट से। ट्रायल एंड एरर पे थिंकिंग करते साहब कुछ भी सोचेंगे तो आप पागल हो, और अगर आप स्टेप टू स्टेप वाइज थिंकिंग रख रहे हैं मतलब आप क्या हो साहब? वाइज हो। आ रहा है बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या है साहब? विजन को पाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? जल्दी बोलो। और मिशन को पाने के लिए साहब बहुत अच्छे से अगर समझ में आ जाए, विजन को पाने के लिए सीपीटी, आईपीसीसी, आर्टिकलशिप, फाइनल। मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एग्जांपल बाद में दूंगा, अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और अगर सीपीटी क्लियर करना है, बोलो जरा फट से साहब, सोचने से हो जाता है क्या? मिशन बनाने से सीपीटी क्लियर हो जाएगा या उसके लिए कुछ करना पड़ेगा? और करना है तो मतलब ट्रायल एंड एरर पे करना है साहब, या प्री प्लान? प्री प्लान मतलब क्या साहब? कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हर बात समझ में? तो हिरार्की क्या बन गया साहब? सबसे पहला अब ये चार्ट आप बनाएंगे, हमारा पूरा सब्जेक्ट ये चार्ट पे ही चलेगा। सबसे पहला क्या होना साहब? जल्दी बोलो पार्ट से। बिजनेस बराबर है क्या साहब? यस सुनो। अच्छा, बिजनेस करने का एक क्या है साहब? तरीका होएगा। और यस सुनो, तो बिजनेस से रिलेटेड क्या बनाना है साहब? पॉलिसी बनाना है। क्या बनाना है? पॉलिसी। पॉलिसी आपको क्या देगा साहब? समझ में आ रहा है क्या?
विजन आप कैसे अचीव कर पाओगे, जल्दी बोलो पार्ट से। और मिशन कैसे अचीव होगा साहब? एक स्ट्रेटजी है, बहुत सारी स्ट्रेटजी, जल्दी बोलो पार्ट से। पूरे सीए क्लियर करने के लिए, सीपीडी क्लियर करने के लिए एक ही स्ट्रेटजी लगेगी या बहुत सारी? उसको बोलते हैं साहब स्ट्रेटेजिक इंटेंट। क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं सेट ऑफ स्ट्रेटजीज। क्या बोलते हैं इसको? सेट ऑफ स्ट्रेटजीज। ये समझा या नहीं समझा? सो साहब बिजनेस है तो बिजनेस से रिलेटेड हमें क्या समझना पड़ेगा, जल्दी बोलो फट से। उसका क्या होगा? एक इन्वायरमेंट होगा। आ रहा है बात समझ में? इन दोनों का इंटरेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जल्दी बोलो फट से। टू वे या वन वे? टू वे। करेक्ट। बिजनेस का क्या होगा साहब? क्या बिजनेस का अपना एक खुद का इन्वायरमेंट हो सकता है? इसलिए उसको क्या बोलते हैं साहब? करेक्ट, यस और नो? और इसका क्या होता है साहब? ये बाहर का है तो डेफिनेटली इसको क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो इन्वायरमेंट एक बिजनेस के बाहर है और एक इन्वायरमेंट बिजनेस के अंदर है साहब। आई होप आई एम क्लियर। अब यहीं पे दो कॉन्सेप्ट और आ जाएगा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। क्या बोला मैंने? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। बताओ जरा, बिजनेस का एक गोल भी होता है, बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव भी होता है, यस और नो? यस। तो बताओ गोल रिजिड है या ऑब्जेक्टिव? सोचना है सिर्फ। अभी कुछ एग्जांपल है जो एक आप सोच सकते हो। अगर मैंने बोला साहब गोल सीए बनना, क्या है साहब? और सीपीडी क्लियर करना, जल्दी बोलो फटाफट से। आईपीसीसी क्लियर करना, फाइनल ऑब्जेक्ट क्लियर करना, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिला के एक गोल पूरा होगा साहब, जल्दी बोलो यस और नो? तो विजन क्या प्रोवाइड कर रहा है? समझ में आ रहा है क्या? और मिशन क्या प्रोवाइड करेगा साहब? बस बहुत बढ़िया। और इससे क्या मिल जाएगा? यस और नो? क्लियर है या नहीं क्लियर है? सो इतना जो हमें पढ़ना है साहब, ये है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। कोई अलग बात नहीं है, पूरा चैप्टर 1 और चैप्टर क्या है? 2 है। इतना ही पढ़ना है, ना कम ना ज्यादा। तो फोकस आपको यहीं पे रखना, चैप्टर 1 और 2 पे। इसके जो नीचे आएगा, इसके जो नीचे आएगा, बात समझ। अब एग्जांपल देता हूं, देखो अभी तक आपको समझ में आया साहब मेरा बिजनेस क्या है, बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या है, मेरा बिजनेस का गोल क्या है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस के लिए विजन क्या है, बिजनेस का मिशन क्या है। बराबर है? मिशन को पाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा साहब? जल्दी बोलो। स्ट्रैटेजी लगाना। भाई अभी बोला, मिशन को पाने के लिए क्या लगाना साहब? एक स्ट्रैटेजी है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी। तो जाहिर सी बात है, जब बहुत सारी स्ट्रैटेजी है तो हर सिचुएशन पे बहुत सारी स्ट्रैटेजी नहीं लगेगी साहब। अलग अलग सिचुएशन पे, कम ऑन, अलग अलग स्ट्रैटेजी लगेगी। अलग अलग, कम ऑन, सिचुएशन पे अलग अलग। तो इसका मतलब क्या हुआ साहब? मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पे? किसकी किसकी एनालिसिस? सिचुएशन की एनालिसिस। कितनी सारी सिचुएशन अराइज हो रही है और हर एक सिचुएशन में कौन कौन सी, कम ऑन, स्ट्रैटेजी लग रही है। स्ट्रैटेजी एनालिसिस में दो चीजें होंगी, एक तो इंटरनल फैक्टर को किससे एनालाइज किया जाएगा? जल्दी बोलो फैक्ट से। मतलब मेरा स्ट्रेंथ और मेरा वीकनेस, इसकी अपॉर्चुनिटी, इसकी थ्रेट बोला जाता है साहब।
कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? साहब अब आपने शॉर्ट एनालिसिस किया तो आपको क्या मिले साहब? बहुत सारे सिचुएशंस और बहुत सारे स्ट्रेटजीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक स्ट्रेटजी आपको बोलती है, सुनो जरा, एक स्ट्रेटजी बोलती है साहब ऐसी मार्केटिंग करो कि आप ही आप दिखो। क्या बोलती है स्ट्रेटजी? ऐसी मार्केटिंग करो कि आप ही आप दिखो। मतलब रेडियो में भी करो, टीवी में भी करो, न्यूज़पेपर में भी करो, होर्डिंग में भी करो, वेबसाइट में भी करो। साहब शादी में मिला है क्या? या पैसा होना चाहिए साहब? अरे इतना मार्केटिंग करना तो पैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप साहब पैसा है नहीं। स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, लगाते हो क्या? घर बेच के स्ट्रेटजी लगाओगे? बोलो ऐसे धंधा किया जाएगा साहब? हमारे यहां पे कहावत है, क्या साहब? तिल तेल से निकलता है। सुना है कहावत? तिल जो है, तेल किससे निकलता है? तिल से निकलता है साहब। जेब से नहीं निकालने का, घर बेच के धंधा नहीं करने का साहब। अरे बात सुनो, तेल तेल से निकलता है, वही तो बोले साहब। क्या समझ रहे तुम? अरे बात समझ रहे? यह सुनो। और दूसरा क्या बोला मैंने साहब? धंधा घर से नहीं होता, इन्वायरमेंट से ही पैसा कमाने का और वही बिजनेस में लगाने का। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। इसका मतलब क्या हो गया साहब? मैंने क्या बोला? इसका मतलब कि बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, फिर भी आप वो स्ट्रेटजी नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास क्या कंस्ट्रेंट है साहब? क्या है? कंस्ट्रेंट है। आ रहा है बात समझ में साहब? तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी बोलो फटाफट से। स्ट्रेटजी को सोचना, स्ट्रेटजी का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उस स्ट्रेटजी को लगाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज है या नहीं है। यस और नो? तो जब आप स्ट्रेटजी लगाओगे तो आप क्या करोगे साहब? दो चीजें चेक करोगे। रिसोर्स, कम ऑन, अवेलेबिलिटी प्लस एलोकेशन ऑफ। सीधी सी बात है साहब। रिसोर्स का होना और सही रिसोर्स का सही जगह पे होना, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे पास रिसोर्स होना चाहिए और कितना रिसोर्स कहां पे लगना है, ये भी बात हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं साहब चैप्टर नंबर 4, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। क्या बोलते हैं? चैप्टर नंबर 3 हो गया स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। समझा क्या? चैप्टर 4 हो गया साहब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। एंड देन चैप्टर नंबर 5 है आपका सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी, दैट इज फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन के बाद इंप्लीमेंटेशन एंड देन गेन एज इन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। क्या क्या आप कैसे कैसे फायदा ले सकते हो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट से। क्या चैप्टर समझ में आया? चैप्टर समझ में आया? यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? बराबर है। इसके बाद आ जाएगा चैप्टर नंबर 5 आपका स्ट्रेटजी, फॉर्मुलेशन। बट यहां पे किसकी, कौन सी स्ट्रेटजी की बात कर रही है? फंक्शनल स्ट्रेटजी। फंक्शनल मतलब बताया था मैंने, टॉप लेवल या बॉटम लेवल? बॉटम लेवल स्टडी। आ रहा है बात समझ में? एक बार ये फॉर्मुलेट हो गया तो स्ट्रेटजी को क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंटेशन। करेक्ट। एंड देन लास्ट में मजे करो साहब, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रीचिंग गेन एज इन कॉम्पिटिशन। टोटल आपके 7 चैप्टर है। सब्जेक्ट का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया यहां पे। फंक्शनल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटजीज, देन उस स्ट्रेटजी का इंप्लीमेंटेशन एंड देन रीचिंग गेन एज इन कॉम्पिटिटिव एरा। टोटल कितने चैप्टर हो गए हमारे पास? 7 चैप्टर हो गए। कौन कौन से? पहला बिजनेस इन्वायरमेंट, सेकंड इज पॉलिसी, थर्ड इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, फोर्थ इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फिफ्थ इज स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, सिक्स्थ इज स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड लास्ट में रीचिंग गेन एज इन कॉम्पिटिटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? सब्जेक्ट का ओवरव्यू मिला, क्या पढ़ना है हमें? यस।
शुरू करें अपनी कहानी। चलिए आते हम चैप्टर, हाँ लिख लो, कोई बात नहीं। रीचिंग गेन एज इन कंपटीशन, उसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आप किसी से कॉम्पीट कर रहे हो तो आपको उससे क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पे जो अलग अलग जगह पे यूज होंगी, तो टर्मिनोलॉजी अगर दिमाग में रहेगी तो वो आप हमेशा, क्योंकि देखो थ्योरी पेपर है ना, समझना सफिशिएंट नहीं है, लिखना इंपॉर्टेंट है। और लिखोगे कब, जब आपके पास शब्द होंगे। मैं पहले ही बोल रहा हूं, तो कभी भी सेटिस्फाई मत होना कि सर मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सेटिस्फाई तब होना कि साहब मैं लिख पा रहा हूं, क्या मुझे वो वर्ड्स याद आ रहे हैं, क्या मुझे वो टर्मिनोलॉजीज याद आ रही है। आ रहा है बात? तो मैं कितना भी तुमको डायग्राम दे दूं, कुछ भी दे दूं, डजंट मैटर इन एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में साहब आपको डायग्राम नहीं बनाना। आ रहा है बात? और ये सीपीडी नहीं है, टिक कर दिया तो हो गया साहब। सीपीडी में चलता है, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो हाँ साहब टिक कर लेंगे, इधर पे साहब लिखना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? और लिखने के लिए क्या चाहिए साहब, शब्द चाहिए। क्या चाहिए? शब्द चाहिए। तो चलिए आइए आते हैं, चलें आगे। चैप्टर नंबर 1 हम सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7। पहला चैप्टर आता है हमारे पास, कोई बात नहीं, आज हमें चैप्टर की जरूरत पड़ने वाली भी नहीं, बुक की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमें बहुत ही एकदम अलग ही बात करनी है आज, ठीक है। चैप्टर 1 बात करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। हर चैप्टर के स्टार्ट होने के पहले आपके पास 2 पन्ने खाली होने चाहिए, लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि ये एक पन्ने में आपका पूरा चैप्टर बनेगा। जो चार्ट बनाऊंगा वो पूरा एक पन्ने में पूरा चैप्टर बनेगा। क्यों मैं ये बना रहा हूं? रिमेंबर दैट बिकॉज यू नीड टू रिमेंबर द क्वेश्चन एज वेल। सिर्फ आंसर याद है तो डजंट सफिशिएंट, यू मस्ट रिमेंबर व्हाट क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। तो ये चार्ट आपको जो मैं बना के दूंगा, जो लास्ट में बन जाएगा एट द एंड ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर आपके पास रहेगा, वो तभी बन पाएगा जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा उससे कि कौन सा कॉन्सेप्ट किसके बाद पढ़ना है। रिमेंबर दैट, ठीक है, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में चलोगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट भूलेगा नहीं, ठीक है। तो अब इसमें आते साहब 2 चीजें क्या आती है, बिजनेस क्या है और कम ऑन एनवायरमेंट क्या है। बताओ कि बिजनेस का मतलब क्या होता है साहब? बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ, सेलिंग ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विस। आपने गुड्स या सर्विस को सेल कर दिया, मतलब आपने बिजनेस कर दिया। बिजनेस का मतलब ये होता है या नहीं होता? ये बताओ, होता है या नहीं? यार मेरे क्वेश्चन को समझो यार, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले, राइट? वो आता है उसमें वहां पे यस और नो वाला, तो उसमें ऐसा एक लाइन में पूछेगा बताओ, तो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। तो अगर मैंने पूछा सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिजनेस है क्या? अरे यस और नो? अरे ऐसे क्या देख रहे, कभी मेरे को नहीं देखा क्या? अब बोला सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिजनेस है या नहीं है? जल्दी बोलो। दादा मैं तेरे क्या पूछ रहा, मैं सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिजनेस है या नहीं है? अब मैं अगर यही पूछूं क्या सिर्फ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिजनेस है? मेरे क्वेश्चन का सवाल दो, मुझे तुम्हारे क्वेश्चन में अभी इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा टर्म बाद में आएगा, कि मेरे को पूछने दो। सेल ऑफ गुड्स एंड, अगर ऐसा लिख क्या है, वेदर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस अमाउंट टू बिजनेस, तो आंसर शुड बी यस। अगर स्टेटमेंट ऐसा आ गया वेदर ओनली सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज अ बिजनेस, आंसर इज नो। तो अगर इतने में समझ में सब, तो अपार्ट फ्रॉम सेल और क्या बिजनेस होता है? प्रॉफिट इज एन ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट अर्निंग प्रॉफिट इज एन ऑब्जेक्टिव, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तेज से बोलो साहब, मैं अंतर्यामी नहीं हूं, तेज से बोला, कम ऑन। व्हाट? बिजी विथ सम वर्क, बिजी विथ सम वर्क मतलब क्या होता है साहब?
बिजी विथ सम वर्क मतलब बहुत कुछ हो जाता है साहब इसमें। बिजी विथ सम वर्क मतलब बहुत कुछ बिजी हो जाता है साहब। गाने गाने में बिजी है साहब, घूमने में बिजी है, तो बिजनेस है क्या साहब? अब ये सम वर्क का मतलब है, मैं देखो काफी सारे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, समझना, और इनटू द इन डेप्थ कोर तक जाना है, ठीक है। सम वर्क मतलब क्या हो गया आप बताओ ना। हाँ जी, समथिंग रिलेटेड टू, साहब घूमना भी बिजनेस हो सकता है। कब? अरे बोलो ना, यस और नो। घूमना भी बिजनेस हो सकता है, नहीं हो सकता है? एनिमल प्लेनेट देखते नहीं देखते हो? देखते नहीं, डिस्कवरी चैनल देखते हो साहब, वो क्या कर रहा है? घूम ही तो रहा है ना उधर, पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है साहब? कुछ भी काम करो, कुछ भी, सेल ही नहीं, एनी वर्क फॉर कम ऑन मनी। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? सोशल सर्विस बिजनेस नहीं है, बट सोशल सर्विस अगर आप साहब पैसे के लिए करते, बोलो जरा फट से, बिजनेस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कहने का मतलब क्या है साहब? अगर आप पैसा कमाने के लिए कुछ भी काम कर रहे हो, क्या कहलाता है साहब? आ रहा है बात समझ में? तो हमारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, ठीक है, जो बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो बहुत बड़े बड़े टाइकून है जो बिजनेस करे, बोलो जरा फट से। और अल्टीमेटली आप कोई भी सेक्टर में देख लो, जो आदमी बिजनेस कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है साहब? पैसों के लिए कर रहा है। तो एक देखते हैं सीन, यस नो, वो इसीलिए मूवी बनी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखते। हमें कहा गया था आपकी आवाज बहुत कमजोर है। मैं बनिया हूं साहब, सब कुछ बहुत संभल के खर्च करता हूं। आज के लिए आवाज बचा के रखी थी। होशियार रहिए, पब्लिक मौजूद है, जो भी आप कहेंगे आपके खिलाफ भी जा सकता है। पब्लिक से क्या डरना साहब, मैं खुद पब्लिक हूं। बोलो। 5 मिनट। पांच मिनट दिया है। खड़ा हो जाऊं या इसके लिए भी लाइसेंस चाहिए? परमिशन, फैक्टर समझना जरा। बस बस, जो मैं बोल रहा हूँ दिखते भी सर वीडियो में ही नहीं। हाँ, आप कहते हैं मैं कानून के खिलाफ हूं। जो मैं वर्ड यूज करूंगा वो 40 साल पहले एक और आदमी था जो कानून के खिलाफ था। लीगैलिटी। आज हम उस आदमी को बापू कहते हैं। उनके वक्त में गुलामी कानून था, उन्होंने एक नया कानून बनाया, हमारी आजादी का, फ्रीडम। मैं बापू नहीं हूं, मैं बस अपना धंधा करना चाहता हूं, मेहनत जानता हूं, गरीबी जानता हूं। दो कमीज, एक बीवी और एक साले को लेके बंबई आया था। सोचा था कि बिजनेस करूंगा, लेकिन जब यहां पहुंचा तो देखा कि धंधे करने के सारे दरवाजे बंद हैं। रेस्ट्रिक्शंस, वो कंस्ट्रेंट्स खुलते थे तो सिर्फ अमीरों के लिए। सरकारी दरवाजे थे ये आप लोग के बनाए हुए। या तो लात मार के घूमते थे या कॉम्पिटिशन। चीला जरूर देखे। मैंने दोनों किया। जहां लात मार सकता था लात मारी, जहां आपने बोला सलाम दो मैंने बोला सलाम दो। सरेंडर। और आज आप लोग मुझे यहां खड़ा करके ये कह रहे कि यह आदमी तेरा क्यों मारता है? सलाम सलाम जस्टिस एंड बोलते था। जस्टिफिकेशन। किस बात से नाराज है आप लोग? मेरी तरक्की से या मेरी तरक्की की तेजी से? सक्सेस। या इसलिए सब लोग गुस्सा है क्योंकि एक मामूली गवार की हत्या की चला गया है?
आपने इल्जाम लगाया ना मेरे ऊपर, ये एक्साइज, कस्टम, इनकम टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स। जब धंधा पहले शुरू किया था तो इन सब शब्दों का मतलब नहीं जानता था मैं। कई बार गिरा हूं, तब जाके सीखा हूं। पैसे बचाने के लिए पायधुरी से 20-20 किलोमीटर चलाओ, केला सिल का ये पड़ा करता सर पे ठोके। सेविंग। पैसे की कीमत क्या होती है मैं जानता हूं। वैल्यू ऑफ मनी। अगर पैसा बन सकता था तो मैंने बनाया। कैपिटल मेक्स कैपिटल। लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने 30 लाख शेयर होल्डर के लिए भी। शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। आपके कुछ 3 मिनट बाद। मेरे को ये और खेलना नहीं आता। ये घोड़े की रेस भी नहीं खेलता, लेकिन अपने धंधे का मजबूत खिलाड़ी हूं मैं। पॉलिएस्टर बनाना जानता हूं, फाइबर, केमिकल, वो भी A1 क्वालिटी का, सबसे सस्ते दाम में। ये है मेरी गलती, इसके लिए माफी मांगू आपसे। पेट्रोल बंक अटेंडेंट था मैं, डब्बे लेके घूमता था जैसे अपना देश वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैला के घूमता है। पैसे दे दो, सड़क बनानी है। क्यों ना बदले किस्मत हमारी और हमारी देश की। आप चाहते हैं कि मैं हमेशा पेट्रोल बंक अटेंडेंट रहूं और हमारा देश हमेशा हाथ फैलाए घूमते रहे। क्यों ना हम ऊपर तक बढ़ सकते हैं। हमें तीसरी दुनिया क्यों बुलाया जाता है। हमें भी उतना ही हक है पहली दुनिया बनने का, और हम बन सकते हैं। हम वहां पहुंच सकते हो ऊपर, कब तक। यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ खोया मैंने। ये हाथ खोया है, लटका रहता है साला। और जब तक ये इंक्वायरी खत्म होगी पता नहीं और क्या क्या खो बैठूंगा। अपनी आवाज, अपना दिमाग, लेकिन एक चीज आप लोग मुझसे नहीं छीन पाओगे, वो है मेरी हिम्मत। वो नहीं खूंगा मैं, क्योंकि मेरी हिम्मत आम आदमी की हिम्मत है, इस देश की हिम्मत है। आप लोग सब मिलके मुझे रोकना चाहते हैं ना। मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ पूरा देश बढ़ रहा है, और देश को रोकने की ताकत आप में नहीं है, ना ही आपके काबू में। जो दरवाजे आप बंद करके रखना चाहते हैं वो खोल रहे हैं। टांग अड़ा दी हमने उसमें, और हमारी टांग बहुत मजबूत है। लीगैलिटी एंड एथिक्स। अरे इस देश की तरफ की भी कौन सी इंक्वायरी बैठाएंगे आप, और हमें कौन सी इंक्वायरी रोक पाएगी बताइए। आपने मुझे 5 मिनट दिया था ना, 4.5 मिनट में सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। 30 सेकेंड प्रॉफिट, मुनाफा, प्रॉफिट। यही होता है बिजनेस। दैट्स कॉल्ड एज। आप अगर इसके लिए भी मुझे आप सजा देना चाहे तो दे दीजिए। गुरु कांत देसाई सजा से नहीं डरता। क्या समझा बिजनेस आप? बिजनेस का मतलब क्या? सिर्फ सेल, सिर्फ प्रॉफिट, सिर्फ लीगल? नहीं साहब, बिजनेस कोई एक फैक्टर पे नहीं चलता है। बिजनेस बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके चलते हैं।
आ रहा है बात समझ? इसमें जो एक पॉइंट रह गया इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो है हमारे पास, यूनिक आइडिया इज अ बिजनेस। क्या बोला इसने? यूनिक आइडिया। सी, जो हर आदमी कर रहा है, अगर आप वही काम आप करते हो, यू विल नॉट गेट सक्सेस इन टू द बिजनेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो सब कर रहे हैं, I think most people in their careers have moments of disillusionment or a sense that they don't know where they're going. I think those moments of disillusionment hit all of us at any one time. A person that has not to face any difficulties, I think, ends up being a person that's an unreal person in the world because he doesn't know how to deal with difficulties. You look at the world around you. Where did Microsoft, where did Apple, where did Amazon, where did Google, where did Facebook come from? They came from ideas that people felt something could be done. Where individuals started in garages, where ideas were born and that they could make a difference. Unique idea. You, in the years ahead, are going to be leaders of this country and shaping the destiny of this country. In many ways, we have been critical of what has or has not happened in our country. How many times have you heard people say, this can't be done? Do not grow with a view that something can't be done and so should not be done. It's your job to remove those myths and to get things done. As you grow in your organization, you will find that you get lonelier and lonelier, and your decision is eventually a lonely decision. You should do what you believe is right. It may be the tougher decision, it may be the tougher option, but if deep inside you, you know that it's the right decision for the right reasons, not for the wrong reasons, then you should go ahead and take it. And I would hope that you look at being ethical and holding the value systems which you want this country to have. Your whole world is going to be learning and listening. Your success is going to be your humility. If you speak or sit next to a Nobel laureate, he never tells you that he won a Nobel Prize. Other people tell you. Let humility be your best defense. So as you go out into this world, you need to ask yourself why you're there. Are you there for money, or are you going because you really want to make a difference in the world by what you do? All of us, in our own ways, need to ask ourselves, are we doing something we feel proud of? Are we doing something that we feel is making a difference? Or do we bask in showing off our wealth or our prosperity or our well-being so that people can look up to us? If it's that, then I think we're wasting our lives. There are people that need our help, and if we've sent one poor person to school and seen that person prosper, it should give us a feeling of well-being. Much more than making our first million or billion, as the case might be. You need to give back to society some of the learning you have done, to do something for your country and for society. And you shouldn't merely consider yourself successful based on the prosperity you gain for yourself, but you should go home at night feeling satisfied if you have made a difference. That difference is something each one of us can make. We'll have failures and we've had frustrations, but it's a continued commitment that we have to the world around us, to ourselves and to the people of India. So अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बिजनेस इज ओनली अ सेलिंग ऑफ गुड्स, परचेजिंग ऑफ गुड्स, अर्निंग प्रॉफिट, कुछ भी अगर कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट आता है, बिजनेस इज नॉट अ पर्टिकुलर, बिजनेस इज नॉट अ स्पेसिफिक, business covers each and every commercial factor into the consideration.
उसको हम बोलते हैं साहब क्या, बिजनेस। तो बिजनेस नॉट अ स्मॉल थिंग दोस्तों। बिजनेस क्या है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जहां पे सिर्फ आप खुद के लिए नहीं कर रहे, किसके लिए कर रहे, सोसाइटी के लिए कर रहे, गवर्नमेंट के लिए कर रहे, नेशन के लिए कर रहे, इवन इंटरनेशनल, अराउंड द ग्लोब। तो यहां पे जो आप बिजनेस कर रहे हैं साहब, क्या है साहब, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसे किसके लिए किया जाता है, खुद के लिए नहीं, किसके लिए, सबके लिए किया जाता है साहब, नेशन और इंटरनेशनल, अकॉर्डिंग टू योर विजन। मैं ये नहीं बोल रहा हर एक बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे किया जाएगा, हर बिजनेस नेशनल लेवल पे किया जाएगा, लोकल लेवल पे भी किया जा सकता है, लोकल मार्केट पे भी किया जा सकता है, नेशनल मार्केट पे भी किया जा सकता है, और इंटरनेशनल मार्केट पे भी किया जा सकता है। आ रहा है बात समझ में, यस और नो? दैट इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, बिजनेस। दूसरी बात आती है बिजनेस करने का जो तरीका है। आप देखो, एक चाय की टपरी रतन टाटा तक, एवरीवन इज डूइंग व्हाट, एवरीवन इज डूइंग व्हाट, बट दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। बोलो जरा फर्क से, उनके काम करना, उसके बिजनेस करने के तरीके में फर्क है। और ये फर्क क्या है साहब, फर्क क्या है, जल्दी बोलो फर्क से। एक बड़ा पाव जो टपरी पे बड़ा पाव बेच रहा है, एक जोशी बड़ा पाव, क्या दोनों के बिजनेस में फर्क है? एक चैनल पे काम कर रहा है, नंबर ऑफ ब्रांचेस ओपन कर रहा है, एक नहीं कर रहा है साहब, क्या डिफरेंस आ रहा है? उनके विजन पे क्या आ रहा है, विजन। जैसा जिसका विजन होगा, बोलो जरा फट से, उसके बिजनेस का साइज वैसा। तो अगर हम बात करें यार स्ट्रेटेजी, तो डजंट मीन स्ट्रेटेजी ओनली फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, इट कैन बी इंप्लीमेंटेड, कम ऑन, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। एक स्ट्रैटेजी ही है जो एक रोडपति को क्या बनाती है साहब, करोड़पति बनाती है। एक स्ट्रैटेजी है जो एक छोटे आदमी को क्या बनाती है, बड़ा बनाती है साहब। आ रहा बात समझ में, यस और नो? और जितने भी बड़े आदमी बने हैं, क्या वो सब छोटे थे? बोलो जरा फट से, यस और नो? और वो कैसे गए वहां तक, थ्रू स्ट्रैटेजी। एग्जाम्पल, फेरारी किसने बनाया, एंजो फरारी। तो बिजनेस एंड किसकी बात करें हम, ओनर की बात करें, ठीक है। दूसरा है साहब सॉफ्टवेयर, टेक महिंद्रा जैसी कंपनी काम कर रही है। पैराशूट ऑयल, बोलो जरा फट से, मैरिको कंपनी, दे डूइंग बिजनेस, यस और नो? स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टर्स आर डूइंग बिजनेस, यस और नो? इंडियन ऑयल कौन कौन काम कर रहा है, जल्दी बोलो फट से, बराबर है, यस और नो? एंड देन स्टील की अगर हम बात करें, रतन टाटा, नवीन जिंदल, दे आर द व्हाट, ओनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज। तो कहने का मतलब क्या है साहब, बिजनेस किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस का, कोई भी कर सकता है, बराबर है क्या? तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बिजनेस करने के लिए क्या होना साहब, जल्दी बोलो, आइडिया होना चाहिए, ब्रॉड विजन होना चाहिए। यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दोज विजन्स। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? सो लेट्स सी सम ऑफ द बिजनेस टाइकून्स जो इंडिया में है। अजीम प्रेम जी, कुमार मंगलम, नाम सुने होंगे आपने, यस और नो? तो अजीम प्रेम जी, कुमार मंगलम, पलवंजी मिस्ट्री, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, नवीन जिंदल, राजेंद्र रहेजा, रतन टाटा, आदित्य विक्रम बिरला, इंदु जैन, राहुल बजाज। इनका अपना एक क्या था, दौर था, जहां पे इनने बिजनेस को क्या किया, एक नया रूप दिया, और छोटे सेगमेंट को क्या बनाया, एक बड़ा सेगमेंट बनाया। अजीम प्रेम जी हैं चेयरमैन ऑफ विप्रो लिमिटेड, कुमार मंगलम है चेयरमैन ऑफ बिरला ग्रुप, पलवंजी मिस्ट्री इंडियन कंस्ट्रक्शन में है, धीरू भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, अनिल अंबानी अगेन चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, नवीन जिंदल चेयरमैन ऑफ जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, राजेंद्र रहेजा एक्साइड बैटरी, हैथवे, टीवी कनेक्शन वगैरह आता है या सुनो, तो उसमें है ये, रतन टाटा, टाटा मोटर्स कंसल्टेंसी, इवन स्टील इंडस्ट्रीज, देन आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप, टेक्सटाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स, दीज आर द फील्ड्स जहां पे वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। इंदु जैन चेयरमैन ऑफ बेनेट
कॉलमैन एंड कंपनी विच ओन्स टाइम्स ऑफ इंडिया, तो पेपर न्यूज़पेपर वगैरह से रिलेटेड सेगमेंट है। राहुल बजाज चेयरमैन ऑफ बजाज ग्रुप। इतने बड़े बड़े टाइकून्स किस बेसिस पे बन गए साहब? स्ट्रैटेजी, ओनली एंड ओनली स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब साहब आइडिया और यूनिक आइडिया। यूनिक आइडिया, क्या इनके काम करने का तरीका अलग था? क्या इनके सोचने का तरीका अलग था? यस और नो? इनके विजन अलग थे, इनके मिशन अलग थे। इनने सिर्फ अपने लिए बिजनेस नहीं किया साहब, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए बिजनेस किया। करंट पोजीशन ऑफ टॉप 10 बिजनेस टाइकून्स इन इंडिया। मुकेश अंबानी 37% वेल्थ है इनका, दिलीप सांघवी 43%, लक्ष्मी मित्तल 4%, अजीम प्रेमजी 12%, 86,000 करोड़, शिव नादर। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने जिन्हें करोड्स एंड करोड्स का टर्नओवर प्रोवाइड किया है, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ कम ऑन स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी छोटी सी बात नहीं है साहब, एक स्ट्रैटेजी एक छोटे आदमी को एक बड़ा आदमी बना सकती है। यस सुनो, तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजी। तो अगर आपको फ्यूचर में चांस मिलता है आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू कैन गो फॉर प्रैक्टिस, you can go for job, or you can go for teaching or any other segment. Everywhere what is required is vision. Everywhere what is required is mission. तो कभी भी आप कोई भी काम करो, first there has to be planning. Planning comes from unique idea. आ रहा है बात समझ में? तो आप जब भी बिजनेस के बारे में सोचोगे, कोई भी कैसा भी बिजनेस हो, सबसे पहला क्या होना चाहिए? सबसे अभी बोलो ना, सबसे पहला क्या होना? विजन होना चाहिए। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे तो क्या होना? सबसे पहले विजन होना, उसको पाने के लिए मिशन होना, और मिशन को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड स्ट्रैटेजी इज व्हाट कॉल्ड एज, कम ऑन, यूनिक आइडियाज। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? नाउ how these business tycoons are different from other business, बता सकते साहब? There is only one, that is what called as, come on, strategy, strategy and only strategy. तो अगर कोई भी एक दूसरे शख्स को बिजनेस एनवायरनमेंट में अलग बना रहा है तो वो क्या है साहब? स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी प्लेज अ वाइटल रोल टू मेक एनीवन अ ग्रेट बिजनेसमैन। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस। नाउ यहां से अब हम थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट पे आएंगे। Hence it is very important to understand the following things. Number 1, क्या साहब? बिजनेस क्या है? Number 2, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? Number 3, come on, एनवायरमेंट उसका। Number 4 is, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन विजन, मिशन एंड स्ट्रेटजी। क्या इसी 5 चीजों पे हमने अभी तक डिस्कस किया सर? सो लेट्स कम टू द पॉइंट। सबसे पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बिजनेस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। क्या बोल रहे हैं हम? बिजनेस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। आई थिंक बिजनेस समझ में आया साहब? यस और नो? यस। तो यहां पे आप देखें, बिजनेस मतलब इसने क्या दिया? रेगुलर प्रोडक्शन, परचेज, सेल ऑफ गुड्स अंडरटेकन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड एक्वायरिंग wealth through the satisfaction of human wants is called as what? Business. Literally speaking, no one can define the business properly. No one can, क्योंकि business concept ही इतना बड़ा है, आप उसको define करते करते थक जाओगे, बट उसका जो definition है वो कभी भी complete नहीं होगा। But for exam point of view, ठीक है, हम जो आपको point लिखा चुके हैं by virtue of videos, that is more than sufficient. समझ में आया साहब? तो बिजनेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलो जरा फट से, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? तो आप ये पॉइंट लिख देना जो मैंने आपको बुक में दिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेस कवर्स, वो सारे पॉइंट जो वहां पे लिखा है वो यहां पे कवर हो जाएंगे। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? बिजनेस कवर्स, आ रहा है बात समझ? तो बिजनेस में ये सारे फैक्टर्स जो है कवर हो जाएंगे। क्लियर है? चलो अब आते हैं यहां पे 2 क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आपसे भी पूछना चाहूंगा मैं। 2 कंक्लूजन्स बाय पीटर एफ ड्रकर। पहला है, बिजनेस इज क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय पीपल। स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? कम ऑन, ट्रू और फॉल्स? और अगर ट्रू है तो देयर हैज टू बी रीजन। कैन यू गिव मी द रीजन? क्यों साहब?
बिजनेस के लिए लोगों की जरूरत क्यों है? मेरा सवाल समझ में आ गया? पीपल की जरूरत क्यों पड़ती है बिजनेस करने के लिए? कम ऑन गो अहेड। हाँ जी, आर यू श्योर बेटा? सेल और परचेज करने के लिए लोग की जरूरत पड़ती है, बिना लोगों के भी ये काम हो सकता है? कोई बात नहीं है, मैं उस पे नहीं जा रहा हूं, मैं शब्दों पे नहीं जा रहा, मैं भावनाओं को समझो। मैंने बोला परचेज और सेल करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया, क्या लोग जरूरी है? आर यू श्योर? सेल करने के लिए उधर सेलर का बैठना जरूरी है? तो फिर पीपल कहां आया आपके इस स्टेटमेंट में साहब? जब मैं बिना पीपल के खरीद सकता हूं, सेल कर सकता हूं, तो मतलब वहां पे पीपल की जरूरत नहीं है। तो पीपल की जरूरत क्यों है साहब? स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। बोलो, थिंकिंग, सोच, आइडिया लाने के लिए। बोलो जरा फट से, क्या इंसानों की जरूरत पड़ेगी वहां पे? वो काम मशीन नहीं कर सकता, वो काम टेक्नोलॉजी नहीं कर सकता, कौन कर सकता है साहब? आ रहा है बात समझ में? तो आंसर सही है, बट रीजन अगर गलत दिए यू वोंट गेट मार्क्स। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तो जब भी क्वेश्चन आएगा, तो अगर आप यस और नो पे बात कर रहे हो, करेक्ट इनकरेक्ट पे बात कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स पे बात कर रहे हैं, there has to be proper reason. तो रीजन क्या है साहब? he is only the person who has ability to take decision. तो वहां पे वर्ड आप लिख लेंगे, people is required because of decision. People is required because of decision. Correct? People is required because of decision. अगर डिसीजन कॉन्सेप्ट आप बिजनेस से हटा दो, थिंकिंग कॉन्सेप्ट आप बिजनेस से हटा दो, आइडिया कॉन्सेप्ट आप बिजनेस से हटा दो, तो पीपल की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। यस, क्लियर है? बस इतना लिख लो, बाकी ये आपके बुक में दिया हुआ है। डोंट राइट एवरीथिंग, ठीक है? सो जस्ट मैंने क्या बोला? पीपल इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ डिसीजन। पीपल इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस बिकॉज डिसीजन इज रिक्वायर्ड। करेक्ट? सेकेंड पॉइंट आता है साहब, बिजनेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट वेदर इट इज ट्रू और नॉट ट्रू। थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना है साहब। सोचो, आप रतन टाटा हो, अंबानी हो, आप ऐसे सोचो, आप ऐसे बैठे हुए हो, करेक्ट? और मैं आपसे सवाल कर रहा हूं साहब, आप अपना सोचो। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको बुक पढ़ना है, कॉन्सेप्ट आ गया, आप आंसर लिख सकते हो। बोलो जरा फट से, सही है या गलत है? बिजनेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। उसे प्रॉफिट पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। कैन यू एक्सप्लेन योर बिजनेस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर प्रॉफिट आपकी बिजनेस नजर, अगर प्रॉफिट आपके बिजनेस में है, तो मतलब बिजनेस अच्छा है आपका? बोलो, आपके बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है, मतलब मैं क्या मान लूं? बिजनेस करूं, सिर्फ प्रॉफिट को कंसीडर करके मैं डिसाइड ले सकता हूं साहब ये बिजनेस अच्छा है, खराब है, या कुछ और फैक्टर्स भी होंगे। बोले साहब, खुद का सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? स्मगलिंग में बहुत प्रॉफिट है, करते क्या? करते क्या साहब? नहीं ना। क्या बोल रहा है? बट क्यों? सुना जरा, अभी सुना। बिजनेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इट, दैट्स व्हाई स्टेटमेंट इज ट्रू। इसने ये नहीं बोला प्रॉफिट पे ही हमें सब सोचना। प्रॉफिट के अलावा भी, मैंने एग्जांपल दिया, प्रॉफिट के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है बिजनेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, दैट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। बिकॉज रीजन क्या है कि प्रॉफिट इज नॉट द सिंगल एलिमेंट जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि बिजनेस अच्छा है या खराब है। देयर हैज टू बी डिफरेंट अदर एलिमेंट्स आर अवेलेबल। वन इज गुडविल। सम्मान को ठोकर मार के पैसा कमाना इज नॉट अ गुड डिसीजन टू कंडक्ट बिजनेस और नॉट। तो अर्निंग मेयर, enough profit is not only the goals. Apparently business must have come on name, fame, position and goodwill in the market. कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर? बोलो जरा फट से यस और नो। मैंने बोला सिर्फ यस और नो करना इज नॉट सफिशिएंट, देयर हैज टू बी वैलिड रीजन फॉर दिस। ओनली, तो वही मतलब है ना, इसका मतलब वही है कि बिजनेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ओनली। फिर भी ट्रू है, क्योंकि वो हम इसी इंटेंशन पे बात कर रहे हैं कि जो बिजनेस है इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ओनली।
आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस। चले आगे। अब इंपॉर्टेंट आता है पहला क्वेश्चन जो है आपका। आगे हम लाइन लेंथ पे अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? क्योंकि साहब अगर आपको बिजनेस करना है, देयर हैज टू बी रीजन बिहाइंड कंडक्टिंग बिजनेस। इतने सारे लोग जो मैंने आपको दिखाए थे, मुकेश अंबानी, मिस्टर रतन टाटा, मोदी जी ऑल्सो डूइंग बिजनेस, दो इज अ प्राइम मिनिस्टर, यस और नो? ही इज डूइंग बिजनेस फॉर नेशन। बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? यस और नो? ही इज गोइंग अब्रॉड, ही इज हैविंग मीटिंग विद सम बिजनेस जायंट्स आउट देयर। अल्टीमेटली दे आर डूइंग व्हाट? इंटरनेशनल बिजनेस, यस और नो? देन अजीम प्रेम जी एंड देन आदित्य विक्रम, बराबर है, दे आर ऑल डूइंग बिजनेस। क्यों कर रहे साहब? व्हाई दे आर डूइंग बिजनेस? कम ऑन, यस और नो? मैं ये बोला ना, प्रॉफिट इज नॉट ओनली द रीजन, प्रॉफिट कैन बी वन ऑफ द रीजन। यस, प्रॉफिट कैन बी वन ऑफ द रीजन, इट इज नॉट द सोल रीजन टू डू द बिजनेस। सेकेंड पॉइंट बोलो जरा फट से, क्या बिजनेस में ग्रोथ चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा? तीसरा पॉइंट आता है साहब स्टेबिलिटी। फोर्थ इज, फिफ्थ इज, कैन यू एक्सप्लेन दीज 5 पॉइंट्स? देन आई विल गो अहेड। कम ऑन, कोई भी बताएगा शॉर्ट शब्दों में, सिंपल शब्दों में, हिंदी कोई भी लैंग्वेज चलेगा सर। अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता हूं आप इन 5 चीजों से क्या समझने की कोशिश कर रहे हो। इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा जब आपकी थिंकिंग डेवलप होगी तब। मन में पड़ा मेरे को नहीं समझता साहब, जो भी बोलना है तेज से बोलेंगे। यस, कम ऑन, गो अहेड। हाँ जी, हाँ क्या बोल रहे साहब? हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो। ग्रोथ मीन्स आप ये एक्सपेंशन बोल रहे हैं। चलो जो आप बोल रहे हैं आगे मैं वो लिखता हूं, ठीक है? प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या बोल रहे हैं आप? चलो, पॉजिटिव इनकम, बराबर है क्या? ओके, चलो ठीक है, आगे बोले। ग्रोथ मतलब आप एक्सपेंशन वर्ड यूज करें साहब। चलो, स्टेबिलिटी मतलब मार्केट, नॉट गेटिंग मार्केट, क्या? मार्केट शेयर। चलो, आप जो बोल रहे हैं अभी मैं वो लिख रहा हूं साहब, मार्केट शेयर। ओके, और कुछ? सर्वाइवल मतलब क्या होता है? आई एम नॉट आस्किंग किससे, आई एम आस्किंग व्हाट इज सर्वाइवल। लॉन्ग टाइम प्रेजेंस में बोल सकता हूं, ठीक है? ओके, एफिशिएंसी मतलब बता दें। ये शब्द कई बार मैं यूज कर चुका हूं। विद इन टाइम, जो भी आप काम करो क्या होना साहब, विद इन टाइम, तभी एफिशिएंसी आएगी। बोलो जरा फट से, मतलब टाइम फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैं यहां तक सही बोल रहा हूं? बोलो जरा फट से। अब ये जो आप सोच रहे हैं और अब जो मैं प्रोवाइड करूंगा, देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस। चलिए समझने की कोशिश करते। पहला पॉइंट आता है हमारे पास, प्रॉफिटेबिलिटी। आपने बोला प्रॉफिटेबिलिटी मतलब साहब सेल्स माइनस कॉस्ट, पॉजिटिव इनकम ना? यस और नो? सेल्स वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन, कम ऑन, कॉस्ट वैल्यू। मतलब यू आर गेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी। साहब मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा प्रॉफिटेबिलिटी की। और मैं पूछना चाहता हूं क्या प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों सेम है? अब तुम सोचो कि स्टूडेंट क्या लिखता होगा एग्जाम में, और जो एग्जामिनर चेक करने बैठा है वो क्या ढूंढता होगा एग्जाम में। आप उधर लिख के आओगे प्रॉफिट, मैं ढूंढता हूँ साहब। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखिए, ये सपोज मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? और यहां पे मैं बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहा हूँ, सेल्स, परचेज वगैरह वगैरह, बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहा था। एक मैंने काम किया साहब, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मेरी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, बराबर है? जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट, मैं उसे सेल और जो रॉ मटेरियल परचेज करता हूं। यस और नो? बताओ मैं सेल किसको करूंगा? अगर मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, मार्केट में कस्टमर्स बहुत ज्यादा है, मैं वो 100 प्रोडक्ट किसको सेल करूं? जो ज्यादा प्राइस देगा। बोलो जरा फैट से, यस और नो?
ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, ज्यादा प्राइस दे रहा है, इसका मतलब साहब उसको सेल करना चाहिए, एंड दैट इज माय प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी। जल्दी बोलो यार, प्रॉफिट है या प्रॉफिटेबिलिटी है? कभी तुमने अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में प्रॉफिटेबिलिटी लिखा है क्या? सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी लिखा है क्या? क्या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाते हो? एफएम में बनाया है, वहां पे प्रॉफिट स्टेटमेंट लिखते हो। कुछ नया ही बताने वाला हूं जो अभी तक दिमाग में आया भी नहीं होएगा साहब। एक बात आती है साहब, जब भी सेल करना है तो व्हेन टू सेल, व्हाट टू सेल एंड whom to sell, that decision has to be taken on the basis of come on, किसको सेल करना है, क्या सेल करना है, किस टाइम पे सेल करना है, ये जो हम डिसीजन लेते हैं किसके बेसिस पे लेते हैं साहब? जल्दी बोलो। अरे मैंने बताया, सिंपल सा एग्जांपल दिया, 100 प्रोडक्ट है आपके पास, आप उसको सेल करना चाहते हो, किसके बेसिस पे डिसीजन लोगे? किसको सेल करना है? जो ज्यादा प्रॉफिट देगा। अरे मेरे को 100 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट सेल करना है, व्हाई आई एम गोइंग टू थिंक फॉर प्रॉफिटेबिलिटी? बिकॉज आई एम थिंकिंग ओनली फॉर दिस 100 प्रोडक्ट, और 100 प्रोडक्ट में मेरे को जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा उसी को सेल करूंगा। बराबर है कि नहीं? है इफ देयर इज अ प्रॉफिट विल सेल द गुड्स, यस और नो? साहब यहां पे आता वेयर टू इन्वेस्ट। इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत प्रॉफिट कमाया, तो इन्वेस्ट करते क्या? बोलो। आज तुम साहब मेरे पास आए, बोले गुरु सर कितना प्रॉफिट हुआ? मैंने कहा यार आज तो हुआ 1 करोड़ का प्रॉफिट। इन्वेस्ट करोगे? इन्वेस्ट करते क्या? साहब पिछले साल कितना हुआ था? मैंने कहा 5 करोड़ का लॉस था साहब। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप इन्वेस्ट कर रहे तो आप प्रॉफिट देख रहे हैं क्या? मेरा आज का प्रॉफिट आप देख रहे हैं, ये 5 साल का प्रॉफिट देख रहे हैं। इसी को क्या बोलते साहब? स्टेटमेंट। बात समझ में आ रहा है या नहीं? यार मैं यहां पे प्रॉफिट ऑन द ट्रांजैक्शन नहीं देख रहा, मैं क्या देख रहा? मैं साहब जब इन्वेस्ट कर रहा तो मैं आपके ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट कितना हुआ वो नहीं देखूंगा। मैं क्या देखूंगा? अगर मैं आज 10 लाख रुपए आपके यहां पे इन्वेस्ट कर रहा तो भले ही आपके एक ट्रांजैक्शन से मेरे को फायदा हो जाए, नॉट सफिशिएंट। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट से क्या होना चाहिए साहब? पॉजिटिव रिटर्न आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? तो समझ में आएगा साहब? हियर आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेट्स, कम ऑन, अब लिखेंगे क्या वहां पे? It indicates, come on, long-term profit. I am focusing, I am doing business, not earning profit on short-term basis, but for long-term basis. आप जिस भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करोगे, बोलो जरा फाट से, एक बार प्रॉफिट दे दिया, बार बार लॉस हो रहा है, करते क्या उधर इन्वेस्टमेंट साहब? वो बिजनेस करते क्या? नहीं करते साहब। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है? Yes, वो बिजनेस नहीं करना साहब जिसमें मुनाफा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म की बात करेंगे साहब, यस और नो? यस। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं साहब? प्रॉफिट सिर्फ आपका क्या बढ़ाएगा? वैल्यू ऑफ शेयर। बराबर है ना? यस और नो? बट प्रॉफिटेबिलिटी क्या बढ़ाएगा साहब? देखो उधर, सर्वाइवल एंड एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। मैं डेफिनेटली यहां पे किसकी बात कर रहा हूं? जल्दी बोलो फाट से। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। हाँ, तो यहां पे जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू अर्न, कम ऑन, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जरा, अभी तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले। क्लियर है ना? प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट साहब, क्या होना? लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेता हूं साहब, पढ़ो जरा ये वाला। इन्वेस्टमेंट नीड, क्या लिखा है? ये वाला क्या लिखा है यहां पे? इन्वेस्टमेंट नीड एनालिसिस ऑफ 5 years कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड नॉट एनालिसिस ऑफ अ प्रॉफिट ऑन। समझ में आया क्या साहब? लिखो वहां पे ये वाला एग्जांपल। इसलिए हमें क्या चाहिए साहब? कम ऑन, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। तो प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। आई होप आई एम क्लियर? यस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म प्रॉफिट।
आप ये एग्जांपल लिखोगे, आपका प्रॉफिट वाला पॉइंट एकदम 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 क्लियर है, कुछ एक्स्ट्रा लिखने का जरूरत नहीं है साहब, सामने वाले को समझ में आ जाएगा आप कंपनी क्या करना चाहते हो। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अर्न करना। चलें आगे साहब, चलिए आगे। सेकंड है साहब ग्रोथ। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? किसी ने बोला साहब एक्सपेंशन। क्या बोला किसी ने? एक्सपेंशन। तो चलो आगे मेरे को बताना, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है साहब? देखो, मैंने बिजनेस किया, मेरा बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा? बोलो। या तो ग्रो करेगा, या तो उतना ही रहेगा, या तो नीचे जाएगा। बिजनेस कब करोगे? नीचे जाएगा तो बिजनेस नहीं करना साहब। इतना है तो कर सकते, और इतना है तो बिल्कुल करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बराबर बोल रहा हूं? ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है या नहीं करना है। यहां पे आप एक डिलेमा राइज हो सकता है, बट अगर ऐसा पोजीशन है, बोलो जरा फट से, अगर कस्टमर बढ़ रहे, कस्टमर बढ़ रहे, प्रॉफिट बढ़ रहा, आप नई नई जगह पे इन्वेस्ट कर रहे, ग्रोथ है। आपने बिजनेस किया ब्रांच 1 पे, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, आपने बिजनेस किया साहब, फिर देखो ना उधर ब्रांच 1 के साथ ब्रांच 2 पे, फिर और प्रॉफिट हुआ तो आपने नया ब्रांच ओपन कर दिया, फिर साहब आपने 4th ब्रांच ओपन किया, फिफ्थ आपने 5th ब्रांच ओपन किया। बराबर है। मतलब आज की डेट में आप क्या करें साहब? समझ में आ रहा है क्या? बट अगर सिचुएशन ऐसी हो, ब्रांच 1 पे बिजनेस किया, ब्रांच 1 नहीं चला तो आपने बंद कर दिया, फिर ब्रांच 2 पे बिजनेस किया, ब्रांच 2 भी नहीं चला तो बंद किया, ब्रांच 3 पे बिजनेस किया, नहीं चला, ब्रांच 4 पे बिजनेस किया। समझ में आ रहा है क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? नहीं किया साहब, ब्रांच 5 पे बिजनेस किया। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक शिफ्टिंग ऑफ बिजनेस है, और दूसरा साहब एक्सपेंशन और ग्रोथ में फर्क है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? जब आप कोई नई चीज लाते हो तो हम उसको बोलते हैं एक्सपैंड किया। आज मैं साहब पढ़ा रहा हूं, टीचर हूं, टीचर के साथ मैंने प्रैक्टिस किया। इट्स नॉट कॉल्ड एज ग्रोथ, इट्स कॉल्ड एज एक्सपेंशन। मैंने शर्ट का बिजनेस किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यस और नो। शर्ट का बिजनेस किया, शर्ट के साथ मैंने साड़ी का भी बिजनेस शुरू कर दिया। इट्स नॉट कॉल्ड एज ग्रोथ, इट्स कॉल्ड एज ग्रोथ। कब होता है साहब? जब एग्जिस्टिंग चीज, क्या बोला मैंने? एग्जिस्टिंग चीज बढ़ रही हो। क्या हो रही हो? बढ़ रही हो। पहले शर्ट का सेल समझना कितना था साहब? 10 करोड़ का था, अभी 15 करोड़ का हो गया। दैट इज कॉल्ड एज, तो टोटल टर्नओवर कितना है? 15 करोड़। आ रहा है बात समझ में? तो 10 to 15 ऐसा सिचुएशन ले ले, आप शर्ट सेल कर रहे, 10 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। फिर आपने साड़ी सेल की 5 करोड़ की साहब, अब भी आपको 15 करोड़ मिला। क्या ये ग्रोथ है? सोचो, क्या ये ग्रोथ है? नहीं साहब, ये ग्रोथ नहीं है। ये क्या है? एक्सपेंशन है, क्योंकि आपने एक नया प्रोडक्ट क्या किया है? लॉन्च किया है। वो समझ में आया नहीं आया? तो ग्रोथ का मतलब होता है साहब राइज इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने? राइज इन। देखें यहां पे फटाफट से सेकंड पॉइंट आता है, क्या लिखा है? ग्रोथ। इट कंसिस्ट विद, कम ऑन, इंक्रीज इन एसेट्स। यहां पे इंक्रीमेंट की बात हो रही है, न्यू चीजों की बात नहीं हो रही है। ध्यान रखना इस बात को। ग्रोथ का मतलब होता है क्या? राइज इन एग्जिस्टिंग फैक्टर्स। क्या बोला मैंने? राइज इन एग्जिस्टिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रोथ। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है? यस और नो? यस। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो। यस। तीसरा पॉइंट आता है साहब, अगर आप समझ में आए तो बताना, स्टेबिलिटी। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल? चल, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हुए, हाँ हाँ प्लीज, हाँ। अभी अभी आप ही ने बताया था, बराबर है। स्टेबिलिटी मतलब क्या बताया था? स्टेबिलिटी मतलब क्या बताया था साहब? ये रहा, मार्केट शेयर। अच्छा, सर्वाइवल मतलब क्या बताया था साहब? लॉन्ग टर्म प्रेजेंस। देखो, जब तुम बिना कॉन्सेप्ट के लिखोगे तो यही सब लिख के आओगे।
एंड अल्टीमेटली यू विल नॉट गेट मार्क्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप सही वर्ड्स तभी लिख पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्या है साहब क्लियर है. चलो, अगर आप ये नहीं बता पा रहे हो ना स्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल, तो आपके लिए मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं. बताओ ना जरा, ये बता लोगे आप स्टेबिलिटी और सर्वाइवल में से अगर एक चीज कोई आपको छोड़नी है तो आप बताओ किसको छोड़ोगे? बात समझ में आया? मेरे क्वेश्चन को समझना यार. मैंने बोला दोनों चीज मिल रही बहुत बढ़िया है क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्टिव है. बट अगर मैं बोल रहा हूं यार एक को कॉम्प्रोमाइज करने की बात आ जाए, आप किसको कॉम्प्रोमाइज करोगे? क्यों साहब? अब इतना तो समझ में आ गया ना. मतलब मेरे को समझ में आ गया कि यार दिल में कहीं ना कहीं जज्बात है, जुबान तक नहीं आ रही है. बिजनेस बचेगा नहीं तो स्टेबिलिटी लाओगे कैसे साहब? तो सर्वाइवल का मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी? अब चलो एक एग्जांपल देते हैं, समझना जरा अच्छे से, ठीक है? डाबर लाल दंत मंजन सर्वाइव भी कर रहा है, स्टेबल भी है. बात समझ में आ सकता? कोलगेट स्टेबल है क्या? था, किसी जमाने में था जब वो व्हाइट वाला ही आता था. बट अब कोलगेट में भी बहुत सारे आगे. क्यों आगे साहब? क्योंकि उसे सर्वाइवेबिलिटी मेंटेन करनी थी, इसलिए उसने स्टेबिलिटी को क्या कर दिया? कॉम्प्रोमाइज कर दिया. डाबर लाल दंत मंजन का दूसरा कोई प्रोडक्ट सुना है क्या? सुना है क्या? बस वो पाउडर पेस्ट हो गया, उसमें पानी डाल दिया, बस हो गया, पेस्ट बना दिया साहब उसको. कोई नया प्रोडक्ट लाए क्या? मतलब डाबर लाल दंत मंजन का ओनर क्या बोल रहा है? दुनिया खड्डे से जाने दो साहब, कॉम्पिटिटर को खड्डे से जाने दो साहब. कॉम्पिटिटर क्या करता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो डाबर लाल दंत मंजन ही बेचूंगा. मतलब मेरा बिजनेस क्या है साहब? स्टेबल है, उसे कोई हिला नहीं सकता, स्थिर है वो. फ्लड आने दो, कॉम्पिटिटर का प्रेशर आने दो, कुछ भी आने दो, वो बिजनेस हिलने वाला नहीं है साहब. जिसको डाबर लाल दंत मंजन करना है वो डाबर लाल दंत मंजन ही करेगा साहब. उसके पास हजारों प्रोडक्ट का ऑप्शन हो फिर भी वो नहीं लेगा. मतलब आपकी गुडविल, आपके प्रोडक्ट की गुडविल आज भी मार्केट में क्या है? स्टेबल का मतलब क्या हो गया फिर? सेम पोजीशन हैज टू बी मेंटेन्ड दो देयर इज अ चेंज इन द एनवायरमेंट. सो सर्वाइवल क्या है साहब? सर्वाइवल क्या है? लॉन्ग टर्म कम ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस. तो समझ में आया क्या? स्टेबिलिटी मतलब क्या बोल रहा है? वी विल नॉट चेंज द करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस दो देयर इज अ चेंज इन द एनवायरमेंट. लिखेंगे जरा फटाफट से. स्टेबिलिटी मतलब क्या बोला? विल नॉट चेंज कम ऑन द एग्जिस्टिंग पोजीशन ऑफ द बिजनेस, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस, existing taste of the product of business, though there is change in the come on environment. आ रहा है बात समझ में? What is survival? Come on. It ensures, come on, long term existence of business. यहां पे मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं साहब? बिजनेस की बात कर रहा हूं. So let's understand the concept stability and survival. Normally अगर हम stability की बात करें साहब तो आदमी यही सोचता है कि जब तक मुझे पैसा आ रहा है साहब तब तक मेरा बिजनेस क्या है? स्टेबल. जब तक पैसा आ रहा है मतलब पॉजिटिव कैश फ्लो. So one of the measurement of stability, one of the measure, I'm not saying this is only the measurement, try to understand. Positive cash flow is one of the measurement of what? Stability. More positive cash flow means more stability. तो वहां पे एक एग्जांपल लिख सकते हैं. Stability is represented by various factors. Number one, stability is represented by various factors. Come on, number one, positive cash flow. बराबर है साहब? अच्छा मैं ये बोल दूं ऐसे, स्टेबिलिटी इज मेजर्ड ओनली बाय द फैक्टर पॉजिटिव? नो, दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट. देयर आर ऑल्सो अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स सच एज, कम ऑन,
स्टैब्लिश्ड सुपीरियर मैनेजमेंट। तो अगर आपने स्ट्रैटेजी अच्छी लगाई है, मैनेजमेंट आपका अच्छा है, तो बोलो जरा फट से क्या तभी भी स्टेबिलिटी आ सकती है? नहीं आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। तो यहां पे अगर आप देखें, ये दो पलटे हैं, बीच में आपका बैलेंसिंग फैक्टर हमने रखा हुआ है। अब इफ देयर इज अ चेंज इन द एनवायरमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ये दोनों फैक्टर इधर उधर होंगे या नहीं होंगे? बोलो जरा फट से। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है साहब? दो देयर इज फ्लक्चुएशन, इस वाले पॉइंट पे जो भी आप काम कर रहे हैं वो चेंज आ रहा है। बात समझ में? ये कैसा भी होने दो साहब, यहां पे जो काम हो रहा है वो चेंज नहीं होगा। बोलो जरा फट से। मतलब काम करने के तरीके में चेंज नहीं होना चाहिए। ओल्ड वे ऑफ डूइंग टास्क, इफ दिस इज द थिंग्स, सपोज देयर इज अ टीवी शोरूम बिजनेस है और वो रिटेल बिजनेस कर रहा है, और ओल्ड प्रोसेस क्या था? वो स्टोर ओपन कर रहा है, रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, सेल को, रिटर्न को अवेयरनेस दे रहा है, देन इसके बाद रिपेयर प्रोवाइड कर रहा है, जॉब वर्कर को कुछ काम भेज रहा है, वो पूरा काम वो खुद नहीं कर रहा है, जॉब वर्कर को भेज। तो कहने का मतलब उसके जो काम करने का तरीका है, हमारा बात समझ में, चेंज नहीं होगा इफ देयर इज अ चेंज इन द इन्वायरमेंट। तो सपोज आप वो टीवी बना रहे थे, वो डब्बे वाली टीवी, इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, एलसीडी आ गया साहब, कॉम्पिटिटर ने एलसीडी लाया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आ रहा है बात समझ में? अब अगर ये इसका डब्बा वाला टीवी फिर भी मार्केट में सेल हो रहा है, मतलब ये डब्बा वाला टीवी क्या है साहब? सीआरटी टेलीविजन क्या है साहब? स्टेबल है। और अगर इसका सेल बंद हो गया, क्या स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी? और अगर आप फिर भी टीवी बेचते हो वही डब्बा वाला, तो मतलब साहब यू आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज स्टेबिलिटी, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग व्हाट? सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। समझ में आया या नहीं आया साहब? अरे यस और नो? तो मैंने बोला इंपॉर्टेंस किसको देना है? सर्वाइवबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो यहां पे देखें, कोई भी चेंज नहीं किया एंड कंटिन्यू विद द ओल्ड वे ऑफ डूइंग द टास्क, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टेबिलिटी। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया साहब? क्लियर नॉट क्लियर? तो इसको डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये ओल्ड प्रोसेस बराबर है, यहां पे क्या हुआ साहब? चेंज था, स्टिल आप क्या कर रहे थे? कम ऑन, ओल्ड प्रोसेस। आई होप आई एम क्लियर। बस इतने पॉइंट से आपको समझ में आ जाएगा स्टेबिलिटी। कुछ भी चेंज हो साहब, काम करने का तरीका चेंज नहीं होएगा। डाबर लाल दंत भंजन, वन ऑफ द एग्जांपल। नूरानी तेल, नाम सुना है? नूरानी तेल, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर, वो चेंज हुआ क्या आज तक? नहीं हुआ। दैट एग्जांपल व्हाट? स्टेबिलिटी। आई होप आई एम क्लियर। यस। सर्वाइवल, अगर आपको सर्वाइवबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी हो गया ना, अगर आपको सर्वाइवबिलिटी चाहिए तो बोलो जरा फाइट से क्या क्या करना पड़ेगा? क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी? बोल यस और नो में बोल दिया बस। प्लानिंग करना पड़ेगा, खुद को अपने आप को डिफरेंट बनाना पड़ेगा। यस। नो द नंबर्स इन हिज फिंगर, मतलब आपका जो भी फिंगर के जो भी बिजनेस अमाउंट है, क्या वो आपको दिमाग में होने चाहिए नहीं होने चाहिए 24/7 आवर्स? यस। यूज इज टाइम वेल, टाइम आप अपना इफेक्टिवली मैनेज कर पाओ। गेट गुड पीपल, बोलो जरा, ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिव होना चाहिए इनइफेक्टिव? ओके। स्ट्रीमलाइन इंटरनल प्रोसेस विद इन्वायरमेंट, मतलब जैसा इन्वायरमेंट चाहता है क्या आपको वही चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए? अगर आपको सर्वाइव करना है मार्केट में तो बोलो जरा फाट से, ऑनलाइन आना चाहिए, कैश मैनेज करना चाहिए, एंड देन एग्जांपल लिख सकते हैं क्या? लिखो वहां पे, सर्वाइवेबिलिटी रिक्वायर्स सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। कुछ 2-3 पॉइंट लिख लेंगे, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस रिक्वायर्स, कम ऑन, प्रॉपर प्लानिंग, डिफरेंशिएशन, टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स एटसेट्रा। बस समझ में आना चाहिए, मैं जो बता रहा हूं वो पॉइंट समझ में आने चाहिए आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखना, अगर इतना समझ में आए, और सर्वाइवल का मतलब मैंने क्या बता दिया, बताओ जरा फट से, लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, इट इंश्योर्स व्हाट, कम ऑन। और अगर आप ये सारे काम करोगे, बोलो जरा फट से क्या आएगा? इट इंश्योर्स लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, इट इंश्योर्स, कम ऑन, लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। बराबर है क्या साहब? यस और नो? यस। तो अब बताओ, स्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल दोनों एग्जांपल अब देखना, साथ में मैंने वैसे दे दिया। व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन देम? एक क्या बोलते हैं साहब? कम ऑन, लीस्ट एफर्ट, मैं कुछ चेंज नहीं करने वाला साहब, बराबर है क्या? और दूसरा क्या बोलते हैं साहब? तो वहां पे देखो, स्टेबिलिटी में अगर आप मॉड्यूल की लैंग्वेज में देखोगे तो वहां पे एक वर्ड दिया होगा लीस्ट रेजिस्टेंस, दिया है क्या?
ये रहा साहब, ये आपको बुक में मिलेगा। लीस्ट रेजिस्टेंस मतलब कम से कम चेंज। लीस्ट रेजिस्टेंस टर्मिनोलॉजी में लिखना, क्योंकि कई जगह वर्ड आया ही है, तो लीस्ट टर्मिनोलॉजी एकदम लास्ट पेज पे बोला था, जैसे आईटी का लिखाया था वैसे ही एसएम का। लीस्ट रेजिस्टेंस मतलब मिनिमम चेंजेस और नो चेंजेस इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। क्या बोल रहा हूं? मिनिमम चेंजेस और नो चेंजेस इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, यस और नो? ओके, नाउ अब आता है हमारे पास, कम ऑन, सर्वाइवल। चलो अब यहां पे देखिए, ये चीज मैं दिखाता हूं। लेट्स अंडरस्टैंड बिजनेस स्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल बाय वन एग्जांपल। सपोज मान लीजिए मेरा ऑर्गेनाइजेशन वीडियोकॉन, ठीक है, कॉम्पिटिटर का ऑर्गेनाइजेशन क्या है साहब? जल्दी बोलो फाट से, एलजी। कौन सी टीवी है साहब? सीआरटी वाला, करेक्ट। चेंज इन टेक्नोलॉजी हुई, उसने क्या लाया साहब? एलसीडी लाया। बात समझना। अब मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो पहले क्या बेच रहा था? टीवी। अगर इसने साहब चेंजेस अडॉप्ट कर लिए, जल्दी बोलो फटाफट से, स्टेबिलिटी कंप्रोमाइज हुई या सर्वाइवल हुई? समझ में आ जाए यार, मैं तुमको ये क्यों दे रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए। अगर चेंजेस अडॉप्ट किया उसने, मतलब स्टेबिलिटी कंप्रोमाइज। स्टेबिलिटी मतलब क्या बताया था? जल्दी बोलो ना, मिनिमम एफर्ट। तो साहब जब चेंज करेगा तो एफर्ट लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अरे बोलो ना, लगाएगा। इसका मतलब उसने स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं की, क्या किया? सर्वाइवेबिलिटी को मेंटेन किया उसने, क्योंकि उसने चेंज अडॉप्ट कर दिया, मतलब उसने स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करके सर्वाइवेबिलिटी को मैनेज कर। उसको पता चल गया था कि अब ये टीवी मार्केट में नहीं बेचने वाला है साहब, और अगर मार्केट में खड़े रहना है तो बोलो जरा फट से, चेंज लगाना पड़ेगा। और अगर उसने चेंज अडॉप्ट नहीं किया, जल्दी बोलो फटाफट से, तो उसने स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सर्वाइवेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया साहब। आ रहा है बात समझ में? तो टेल मी इन विच केस वीडियोकॉन लॉस्ट हिज स्टेबिलिटी, कम ऑन, एंड और सर्वाइवल। केस 1, वीडियोकॉन लॉस्ट हिज स्टेबिलिटी फॉर हिज सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। समझ में आ रहा है क्या? केस 2, वीडियोकॉन लॉस्ट हिज सर्वाइवल इफ यू विल ट्राई टू मेंटेन द बिजनेस स्टेबिलिटी। आई होप आई एम क्लियर, नॉट क्लियर? तो इन दोनों पॉइंट में से क्या समझ में आया साहब? एक तो सर्वाइवल ज्यादा सुपीरियर है, तो वहां पे क्रक्स लिख लेंगे, सर्वाइवल इज मोर सुपीरियर देन, कम ऑन, सर्वाइवल गेट मोर प्रायोरिटी, करेक्ट, मोर प्रायोरिटी देन स्टेबिलिटी। सर्वाइवल गेट मोर प्रायोरिटी देन स्टेबिलिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? ओके, क्लियर। एफिशिएंसी का मतलब क्या था? जल्दी बोलो फाट से, प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। एफिशिएंसी मतलब टाइम ना, मतलब सारे काम टाइम पे। इसका मतलब क्या है साहब? कंप्यूटर का काम, आईटी का जमाना क्या साहब? एसएम का जमाना है। और एसएम में जल्दी बोलो फाट से, जो भी बिजनेस के काम है क्या वो विद इन द टाइम होने चाहिए? जो भी प्रॉफिट अचीव करना है क्या वो विद इन द टाइम होना चाहिए? क्या जो भी प्रॉफिट विद इन द रिसोर्स होना चाहिए? मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कम से कम टाइम पे, कम से कम रिसोर्स पे, क्या कहलाएगा? एफिशिएंसी। लिखो उधर, मोर प्रॉफिट एट लेस टाइम एंड लेस कॉस्ट एंड लेस रिसोर्स। मोर प्रॉफिट एट लेस टाइम, लेस रिसोर्स, लेस कॉस्ट। बोले जरा फटाफट से, यस और नो? क्या कहलाएगा साहब? एफिशिएंसी। देखें जरा, बिजनेस मस्ट बी एफिशिएंटली डन सो दैट ऑल गोल्स मस्ट बी अचीव्ड विद इन द टाइम, लिखा दिया मैंने। सेकंड, ऑप्टिमाइजिंग द रिसोर्स, मतलब कम से कम रिसोर्स पे, लिखा दिया। सेकंड साहब, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? प्रोडक्टिविटी चाहिए। प्रोडक्शन का मतलब ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा रिसोर्स से भी आ सकता है, बट प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी जब रिसोर्स सेम रहेगा साहब। ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा रिसोर्स लगाने से आ सकता है। 2 एम्प्लॉय लगाया था तो प्रोडक्शन कम था, 10 एम्प्लॉय लगा दिया, प्रोडक्शन बढ़ गया साहब, तो उससे प्रोडक्टिविटी किधर आई? बट अगर प्रोडक्शन बढ़ गया विद सेम रिसोर्स, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई साहब। अब बताना जरा एफिशिएंट है या नहीं है। अगर पहला केस देता हूं, जो भी आपका एस्टिमेटेड गोल्स थे
दैट इज अ न्यू मार्केट इन मुंबई फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस। ये आपका गोल था कि मुंबई में नया मार्केट क्रिएट करना है सेम प्रोडक्ट के लिए। उसके लिए रिसोर्स लगने वाला 50 लाख कैश, 40 लाख की मशीन, 10 लाख का ह्यूमन, टाइम चाहिए साहब 1 महीना। आ रहा है बात समझ? तो एक्चुअल सिचुएशन, गोल अचीव हो गया बट 5 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड किया साहब, टाइम उतना ही लगा। बोलो जरा बात से, एफिशिएंसी आई या नहीं आई? नहीं आई। ओके। सेकंड, अचीव हुआ, एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं था बट 2 महीना लग गया, नहीं आई साहब। तीसरा बताओ, बस समझ में आ गया क्या ऑब्जेक्टिव समझ में आया या नहीं आया? सो व्हाट आर द 5 ऑब्जेक्टिव? कम ऑन। अच्छा रुको, रिपीट करने के पहले मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं, लास्ट क्वेश्चन। वेदर इफेक्टिवनेस बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट, एंड यू विल गेट 0 मार्क, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में इफेक्टिवनेस वर्ड कहीं भी नहीं दिया हुआ है। इतना पढ़ाया साहब फिर भी आप 0 मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आया साहब? ये इधर पे अपना नहीं सोचना, एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ बुक से रिलेटेड ही आएगा, तो आपको बुक का ही सोचना है। दिमाग आपको भगवान ने बहुत दिया है, मैंने पढ़ाया भी बहुत सारा है, बट चेक करने वाला इनएफिशिएंट है, ठीक है, इलिटरेट है, वो सिर्फ ऐसा टिक करके टिक करता है, ऐसा 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 ऐसा। तो बात समझना ध्यान पे, नॉलेज अलग बात है और एग्जाम पे लिखना अलग बात है। तो यहाँ पे अगर उसने स्टेटमेंट में पूछ लिया कि सर वेदर इफेक्टिवनेस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, स्टेटमेंट शुड बी नो, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में इफेक्टिवनेस वर्ड नहीं आया हुआ है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो बताओ जरा कितने ऑब्जेक्टिव थे साहब, जल्दी बोलो बाहर से बोलो। पहला प्रॉफिटेबिलिटी, अब याद कराने की जरूरत नहीं है, शायद याद हो गया होगा। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। क्लियर और नॉट क्लियर? इसी के साथ हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट, क्या बोला मैंने? बिजनेस कॉन्सेप्ट एसएम में कंप्लीट होता है। अब बिजनेस किधर भी नहीं आएगा, अब जो स्टार्ट करना है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एनवायरनमेंट। ठीक है, सो विल स्टार्ट इट टुमारो। ठीक है, थैंक यू सो मच।